नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख के रखा है और उसका सॉल्यूशन भी लिख के रखा है ताकि समय बच जाए। तो पढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है टू अ सर्कल, इस सर्कल पे, विथ सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक टेंजेंट ए बी है इस सर्कल पे, ये टेंजेंट ए बी है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ये जो टेंजेंट है सी पे कांटेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, और ये जो टेंजेंट है एक्स वाई ए पे, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। ये हमारा सवाल है। तो इस फिगर में बोलता है, ये सवाल दिया हुआ है और ये फिगर दिया हुआ है, फिगर बना के दिया है और सवाल में सारा फिगर समझा दिया है कैसे क्या है। और इसमें बोलता है ये दोनों पैरेलल है और जो कि इस सर्कल पे टेंजेंट भी है, और एक और टेंजेंट है ऐसे इस तरह से ए बी। ये ए बी जो है एक्स वाई को यहाँ ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो टेंजेंट है सर्कल के सेंटर पे, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, इसे प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि देखिए इस क्योंकि ये टेंजेंट है और ये दोनों भी टेंजेंट है और ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इन दोनों के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया क्योंकि दोनों को कट कर रहा है। तो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करे तो ये जो दो एंगल बनता है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो उसी को हमने लिखा है, since xy is parallel to x dash y dash and AB is transversal, hence this angle plus this angle is 180. एंगल PAC ये वाला एंगल और प्लस एंगल QBC यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180। तो इन दोनों का सम 180 होगा, पहली बात, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। नाउ अब हम लोग देखिए इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल OAP और OAC, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में जरा देखिए कि O सेंटर है और ये टेंजेंट है P पे टच कर रहा है, तो OP एक रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको 90 कर सकते हैं और यहाँ से इसको 90 कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल ये है, ट्रायंगल है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है जरा देखिए कि ये ए पॉइंट है, ए से पी एक टेंजेंट है सर्कल पे और ए से सी भी एक टेंजेंट है सर्कल पे। तो दो टेंजेंट अगर कॉमन पॉइंट ए से है तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, सर्कल की प्रॉपर्टी में। तो कॉमन पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि AP इक्वल्स टू AC हो गया। तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो गया। और रेडियस OC और रेडियस OP, कोई भी रेडियस हो सर्कल का, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा। तो ये रेडियस यानी ये लाइन OC और OP ये दोनों इक्वल हो गया। और OA जो है इस ट्रायंगल का और ये OA इस ट्रायंगल का कॉमन है, ये सेम साइड दोनों ट्रायंगल में है, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल हो गया। तो OA इक्वल्स OA हो गया। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड से ये
कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, नाउ इन ट्रायंगल AOC एंड OAC एंड OAC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, OAP यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में AP इक्वल्स AC यानी कि AP इक्वल्स AC, क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, दोनों टेंजेंट है 80 पॉइंट से, इसलिए दोनों बराबर होगा। OP इक्वल्स OC क्योंकि ये दोनों रेडियस है, OP इक्वल्स OC, OP इक्वल्स OC, ये दोनों रेडियस है इसलिए ये दोनों बराबर होगा। OA इक्वल्स OA कॉमन, ये जो OA है इस ट्रायंगल में और यही OA इस ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया दोनों के लिए। और इसलिए ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OAP के, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होगा? S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा, है ना? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। उसी चीज को हमने लिखा है, एंगल OAP इक्वल्स टू OAC, एंगल OAP ये वाला एंगल इक्वल्स एंगल OAC यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों भी इक्वल होगा, इसका जरूरत नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं। फिर उसी तरह से ये दोनों भी इक्वल होगा, सब एंगल इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये दोनों इक्वल होगा, इसका जरूरत है तो ये लिख दिए। उसी तरह से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, तो दोबारा से उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एंगल OBQ इक्वल्स टू OBC। तो ये दो बात हो गई, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 में चूंकि ये टोटल एंगल प्लस ये टोटल एंगल 180 है, उसी को हमने लिखा है इतना प्लस इतना इक्वल्स टू 180। अब इस टोटल एंगल के लिए हम ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं और उसी तरह से इस टोटल के लिए ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, तो उसको हमने तोड़ के लिख दिया। PAC को हमने OAP और OAC लिखा है। देखिए PAC यानी ये टोटल एंगल को हमने OAP और OAC यानी कि ये दोनों का सम लिखा है। उसी तरह से QBC यानी ये टोटल एंगल को हमने OBQ और OBC इन दोनों के सम के रूप में लिखा है, जो कि 180 हो गया। अब इसमें देखिए OAP दो बार आ रहा है और OAC दो बार आ रहा है और OBC भी दो बार आ रहा है, तो 2 इंटू इतना कर लिए, ये 180 हो गया और इसलिए OAC प्लस OBC बराबर 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। यानी कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम निकला 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। ये हमने दूसरी बात प्रूफ की। अब ये दूसरी बात का इस्तेमाल करेंगे अब इस ट्रायंगल में AOB, ये वाला बड़ा ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, है ना? OAC OBC AOB AOB OAC यानी ये वाला और OBC यानी ये वाला, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये भी एक थ्योरम हम जानते हैं। तो इसमें इन दोनों के बदले हम सेकेंड इक्वेशन से ये दोनों एंगल के बदले हम 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो इसके बदले हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। ये कहां से पुट किया? फ्रॉम सेकेंड से हमने ये रिजल्ट पुट किया, इतना बराबर 90 प्लस AOB इक्वल्स टू 180 और इसलिए AOB बराबर हो गया 180, ये 90 उधर गया माइनस 90, 180 में 90 गया 90, तो AOB हमारा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पहला सवाल था, पहला सवाल हमने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग दूसरा सवाल प्रूफ करेंगे। तो दूसरा सवाल भी हमने लिख लिया है बोर्ड पे। सवाल है 27 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27, ये सैंपल पेपर का क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड है। हाँ, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84। एक वर्कशॉप है जिसमें कि टीचर्स हैं इंग्लिश के, हिंदी के और साइंस, तीन सब्जेक्ट के टीचर हैं और इंग्लिश के 36, हिंदी के 60 और साइंस के 84 टीचर हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम the same number of teachers are to be seated and all of them
being of the same subject. सेम सब्जेक्ट का टीचर बिठाना है हर रूम में। अगर किसी रूम में हिंदी का टीचर है तो सिर्फ हिंदी का टीचर है उसमें, किसी में इंग्लिश का है तो सिर्फ इंग्लिश का, किसी में साइंस का है तो सिर्फ साइंस का। और जितना भी हम रूम बनाएंगे सेम नंबर ऑफ टीचर्स सब में होना चाहिए। अगर किसी एक रूम में 10 टीचर है तो हर रूम में 10-10 टीचर होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक रूम में 10 टीचर है तो जैसे कि इंग्लिश का 36 टीचर है तो 10-10-10 3 रूम तो कंप्लीट भरेगा। फिर अगले रूम में 6 टीचर हो जाएगा, 36 है ना, 36 है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमें ऐसा नंबर निकालना होगा जो इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। और वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स हम बिठाना चाहेंगे और इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकलेगा। तो उसके लिए ऐसे केस में हम लोग इनका HCF पहले फाइंड करेंगे, इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो 36 का हमने फैक्टराइजेशन किया, 2 2 4 3 12 3 36 12 3 36 और ये 2 2 टाइम्स आया तो पावर 2 लगा दिए, 3 भी 2 टाइम्स आया तो 3 का पावर 2 लगा दिए। 60 का फैक्टराइजेशन किए, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 तो 2 टाइम्स आया है, 3 और 5 आया है। 84 का फैक्टराइजेशन, 2 दूनी 4 3 12 7 84 तो 84 में 2 टाइम्स 3 और 7 आया है। तो इस तरह से, और इसका हमने HCF में मिनिमम पावर वाला लेते हैं तो यहाँ 2 का पावर 2 2 2 सब जगह 2 है तो मिनिमम 2 ही है तो 2 का पावर 2 ले लिया हमने। 3 का पावर यहाँ 2 1 1 तो मिनिमम 1 है तो 1 ले लिया। 5 इसमें नहीं है, 7 5 इसमें और इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है तो ये तीनों में कॉमन है नहीं, इसको लेना नहीं है। तो HCF हमने निकाल दिया इतना, 2 दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 हो गया 4 इंटू 3 12 हो गया। तो इन तीनों का HCF 12 हो गया, यानी कि ये 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, बड़ा से बड़ा नंबर है। यानी कि अगर हम 12 टीचर करके हर रूम में बिठाना चाहें तो ये भी कंप्लीटली फिल होगा हर रूम में। 3 रूम में 12 3 36 3 रूम हम बनाएंगे जिसमें 12-12 टीचर्स बैठेंगे। तो ये हिंदी का, ये इंग्लिश का टीचर बैठ जाएंगे तीनों रूम में। फिर 60 है, ये भी 12 से डिविजिबल है, इसके लिए 12 पंचे 60 5 रूम बनाना पड़ेगा। और 84 ये भी 12 से डिविजिबल है, 12 सत्ते 84 इसीलिए 7 रूम्स, हाँ 7 रूम बनाना होगा। तो नंबर ऑफ रूम्स हमें पूछा है कितना होगा, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हमारा हो गया 36 डिवाइड 12 है ना। 36 टीचर है, 12-12 टीचर के लिए रूम बनाना है तो 3 रूम बनाना होगा, 36 डिवाइड 12 3 रूम। और उसी तरह से 60 टीचर के लिए 60 डिवाइड 12 5 रूम। और उसी तरह से 84 टीचर्स के लिए 84 डिवाइड 12 यानी 7 रूम्स। और तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 5 8 7 15 रूम। तो टोटल हमें 15 रूम बनाना होगा ताकि सभी टीचर्स बैठ सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम में बैठ सके और सभी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे और सारा टीचर्स फुल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगला सवाल 28 हमने लिख लिया है। सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2 and verify the relationship between the zeros and coefficient of the polynomial। ये सवाल है। तो इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस समथिंग x प्लस रूट 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरोस निकालना है और उनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट ये माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 है और कांस्टेंट टर्म रूट 2 है। इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं और इसको हम c कहते हैं, a b c। ये कोएफिशिएंट्स है और इनका जो रूट्स निकलेगा, रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा नाम दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट्स निकलेगा, 2 सॉल्यूशन निकलेगा और उसको हम अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हमें वेरीफाई करना है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा, ये वेरिफिकेशन करके दिखाना है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले तो जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। तो टू फाइंड जीरोस 2x स्क्वायर माइनस दिस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हमने बना लिया। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? ऐसे केस में देखिए यहाँ पे इस टाइप का है तो इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। 2x स्क्वायर लिख दिया माइनस x इंटू 1 x हो गया, फिर माइनस इंटू x इंटू 2 रूट 2 तो 2 रूट 2 x हो गया और ये माइनस है तो माइनस 2 रूट 2 x हो गया और ये प्लस रूट 2 उतर गया इक्वल्स टू 0। अब ये हमने लिख लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक्चुअली ये मिडिल टर्म को
स्प्लिट करके करने वाला इक्वेशन होता है। तो इस तरह का जहाँ √2 वगैरह लगा रहे, इसमें सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये इसी तरह से दिया रहता है कि हो जाता है, कॉमन आ जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आप इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 2x और माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। उसी तरह से इन दोनों में देखिए √2 कॉमन है और माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेंगे, तो -√2 यहाँ से कॉमन ले लिया, -√2 तो बचा 2x लिख दिया। और यहाँ से चूंकि -√2 हमने कॉमन लिया, यहाँ साइन प्लस है तो एक और माइनस दे देंगे, और √2 तो ले लिया है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो -1 -√2 इंटू -1 देखिए +√2 हो जाता है इक्वल्स टू 0। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें देखिए इस टर्म में और इस टर्म में 2x - 1 कॉमन है, 2x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x -√2, x -√2 इक्वल्स टू 0। तो अब इतना इंटू इतना 0 होगा, यानी कि या तो इतना बराबर 0 है या इतना बराबर 0 है। तो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 और x -√2 इक्वल्स टू 0। 2x अगर 0 है तो 2x इक्वल्स टू ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इंटू में है तो इधर डिवीजन में जाएगा, तो 1/2 आएगा। यहाँ से x -√2 0 है, अब ये √2 उधर ले जाएंगे तो +√2 हो जाएगा, -√2 उधर जाएगा +√2, तो x बराबर हो गया यहाँ से +√2। तो x या तो हाफ निकलेगा या तो √2 निकलेगा। अब इसी में से किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा हम मान लेते हैं वेरिफिकेशन पर्पज से। तो दैट इज अल्फा हमारा मान लेते हैं, इसको हम अल्फा कह रहे हैं, इसको बीटा कह रहे हैं, तो अल्फा हमारा 1/2 निकला, बीटा हमारा √2 निकला। तो इस तरह से हमने रूट्स निकाल लिया दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आना चाहिए, ये वेरिफिकेशन करके दिखाना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा हाफ है, बीटा √2 है, यानी हाफ प्लस √2, एलसीएम 2 लिया और 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 जा 2 तो 2 इंटू √2 2 √2 हो गया, तो 1 + 2 √2/2 हो गया। और अगर हम -b/a करके देखें तो ये देखिए इक्वेशन पे आइए, माइनस ऑफ b मतलब x का कोएफिशिएंट बटा a यानी x² का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट देखिए इतना है, माइनस ऑफ दिस डब्बा 1 + 2 √2, तो माइनस ऑफ कितना, -1 + 2 √2, -1 + 2 √2, तो ये -b हो गया बटा a मतलब x² का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये खत्म हो गया, 1 + 2 √2 रह गया और डिवाइडेड बाई 2, देखिए सेम आया 1 + 2 √2/2, 1 + 2 √2/2, यानी अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a, ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा हाफ है और बीटा हमारा √2 है, यहाँ से देखिए अल्फा हाफ है, बीटा √2 है, तो हाफ इंटू √2 लिख दिया, यानी कि √2 डिवाइड 2, ये आ गया, घटाना नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे ही। c/a करते हैं, c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट, तो ये √2 डिवाइड 2, तो c/a हमारा √2/2 आता है। अल्फा इंटू बीटा भी √2/2 आया, c/a भी √2/2 आया, यानी दोनों इक्वल है, हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इसे वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 29। तो अगला सवाल भी हमने लिख लिया है 29। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3, साइन थीटा और कॉस थीटा जोड़ के √3 है, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा। तब आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा। देखिए यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा। जब भी कोई चीज ये टेन और कॉट वाला प्रूफ करना हो तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेन को हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, और उसमें साइन कॉस ही आता है ना। तो साइन कॉस आता है, और जरा देखिए यहाँ पे अगर हम प्रूफ करने जाते हैं तो हमारा होता है एलएचएस, देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो कि हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस और साइन का एलसीएम साइन इंटू कॉस रह गया, कॉस से डिवाइड कर देंगे साइन के, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होगा, साइन से डिवाइड करेंगे साइन खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रह गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है, हमें वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 दिया हुआ था, तो हम यहाँ से यानी कि अब हम ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना चाहेंगे।
तो इसको यानी कि इससे हम कुछ दूसरा हम ये वैल्यू कुछ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे तरीका क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस बराबर √3। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा ये फिर से फॉर्मूला इसका 1 हो गया, और 2 साइन इंटू कॉस बराबर ये इक्वल टू यहाँ 3 है, 3 कर दिए, अब ये 1 जो है इधर माइनस हो गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2 आया, तो हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 2 आया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2, और ये 2 इंटू में है तो उधर जाएगा डिवीजन में, तो 2/2 कट के 1 हो गया, तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1 आया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया यहाँ पे, और इसी को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखिए एलएचएस हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा था, उसको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया और इस तरह से लिखा, और यहाँ आ गए, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से 1 हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/1, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किया है, और इसलिए 1/1 हो गया 1, और यही हमारा RHS है, तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। LHS से हम चलना शुरू किया और RHS प्रूव किया, और इसके लिए हमें ये वैल्यू यहाँ पे 1 डालना पड़ा, और इस वैल्यू को हमने कहाँ से लाया, तो हमने जो गिवन कंडीशन था उससे हमने कुछ डिराइव किया, कैसे किया, तो दोनों साइड स्क्वायर करके और थोड़ा सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गया। तो हम चाहें तो इसको यहाँ से करके यहाँ इक्वेशन 1 कर दें, और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पे ले इसका वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट करें इक्वेशन 1 में, और फिर RHS प्रूव्ड होगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, अगर आप पहले ही समझ गए कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ से निकल सकता है और वहां उसका जरूरत पड़ेगा, तो पहले आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे लाके इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, फिर LHS इक्वल्स टू इतना लिख के यहाँ आइए, और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करके LHS बराबर RHS प्रूव कर दीजिए, तो ये तरीका होगा। और अब अगला सवाल 30, तो अगला सवाल 30 नंबर है, सवाल है प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति couldn't decide on who would get to drive the car। किसी दिन विधि और उन्नति डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन कार ड्राइव करेंगे। सो दे हैड 1 कॉइन ईच, सबके पास, दोनों के पास एक एक कॉइन है, एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, और वो एक कॉइन जो है वो निकाला और 3 बार फ्लिप किया दोनों ने। द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन, और उन दोनों के बीच समझौता हुआ। पहला, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, अगर विधि जो 3 बार कॉइन फ्लिप कर रही है और उसमें से 2 बार इन अ रो, कहता है 2 बार लगातार अगर हेड आया, हेड्स इन अ रो मतलब 2 बार लगातार अगर हेड आया, शी वुड ड्राइव द कार, तो वो कार ड्राइव करेगी। इफ उन्नति गेट्स, अब उन्नति की बारी, उन्नति ने भी 3 बार कॉइन फ्लिप किया है, इमीडिएटली फॉलोड, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, मतलब टेल के बाद हेड, इमीडिएटली फॉलोड बाय टेल, टेल और उसके बाद तुरंत बाद हेड आ गया, टेल हेड आ गया, तो सी वुड ड्राइव द कार, तो फिर वो कार ड्राइव करेगी। अब कहता है हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, तो उस दिन किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कार ड्राइव करने का, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसमें देखिए 3 कॉइन है, 3 कॉइन हम उछालेंगे, ये कॉइन 1 2 3 मान ले 3 कॉइन उछालेंगे, तो देखिए हो सकता है पहला कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, आउटपुट क्या क्या हो सकता है। पहला कॉइन में अगर हेड आता है तो क्या हो सकता है, और टेल आता है तो क्या हो सकता है। हेड आता है तो हो सकता है फिर दूसरा कॉइन में हेड आवे या टेल आवे, तो हेड आवे, तो हेड भी आने के बाद तीसरा कॉइन में या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। अगर टेल आवे, दूसरे कॉइन में टेल आवे, पहला तो हेड फिक्स कर दिया है, टेल आवे तो तीसरे कॉइन में हेड या टेल आवेगा। अब अगर हम पहला कॉइन में ही टेल आ जाता है तो दूसरे कॉइन में या तो हेड या तो टेल आएगा, तो हेड अगर आएगा तीसरे में टेल या हेड आने का चांस है, और अगर टेल आता है तो भी तीसरे में हेड या टेल आने का चांस है। तो टोटल 1 2 3 4 4 8
टोटल 8 कंडीशन है, 8 इवेंट हो सकता है, 8 घटना घट सकता है। हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसे करके ये सब हो सकता है। अब इस 8 में से यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया, टू दी पावर 3 करके भी निकालते हैं, टू दी पावर n हमारा फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह के टॉसिंग में नंबर ऑफ कॉइन 3 है तो टू दी पावर 3 8 वैसे भी निकलता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। हम या तो अरेंज करके भी काउंट कर सकते हैं तो 8 आया, या हमारे पास फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला मत लगाइए, आप सीधे 8 लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू 8। तो हमारा इवेंट है टोटल 8। अब उसमें विधि के लिए कितना फेवरेबल इवेंट है, विधि कहता है हेड चाहिए इन अ रो, 2 हेड्स इन अ रो, 2 हेड लगातार चाहिए। तो 2 हेड लगातार हमें कहां दिख रहा है, इसमें देखिए 2 हेड लगातार दिख रहा है, फिर इसमें भी देखिए 2 हेड लगातार दिख रहा है, ये दोनों हेड है ना। और फिर इसमें तो लगातार नहीं है, हेड यहाँ है, यहाँ बीच में टेल आ गया है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यहाँ पे 2 हेड लगातार दिख रहा है, देख लीजिए, और फिर नहीं है। तो 1 2 3, 3 जगह ऐसा दिख रहा है जहां 2 हेड इन अ रो लगातार आ रहा है। तो इसका फेवरेबल इवेंट फॉर विधि है 3, 3 इवेंट इसको फेवर कर रहा है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8, 3 बाई टोटल 8 इवेंट है तो 3/8 हो गया। अब जरा इसके लिए देखते हैं उन्नति के लिए। उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, टेल के तुरंत बाद हेड, टेल हेड, टेल हेड का कॉम्बिनेशन हमें कहां दिख रहा है वो हमें ढूंढना है। तो टेल हेड, जरा देखिए टेल हेड कहां दिख रहा है, टेल हेड यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिखा टेल हेड, तो ये वाला हो गया। उसके बाद हेड टेल हेड, टेल हेड नहीं है यहाँ, यहाँ पे टेल हेड दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला भी हो गया 2, और यहाँ पे टेल हेड दिख रहा है यहाँ, तो ये 3 हो गया, और नहीं दिख रहा है तो इसका भी 3 हो गया। तो फेवरेबल इवेंट फॉर उन्नति भी 3 हो गया, और इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 3/8, इसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा। तो दोनों का ही प्रोबेबिलिटी देखिए सेम आएगा, 3/8, 3/8। हेंस विधि एंड उन्नति हैव द सेम प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, यानी कि 50-50% चांस है दोनों का, है ना। तो हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, तो हेंस उन्नति एंड विधि एंड उन्नति बोथ हैव, विधि एंड उन्नति both have same probability to drive the car, to drive the car, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सारा क्वेश्चन ये सेक्शन सी से भी हो गया है। ये सारे क्वेश्चन जो थे 3 मार्क्स वाले थे, सेक्शन बी वाला 2 मार्क्स वाला था, पिछले वीडियो में हमने किया था, और अभी हमने सेक्शन सी किया जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सारा। और अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।